गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सी-टेट 2020 में हिंदी शिक्षण शास्त्र के हम लोग इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम लगभग 16 नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था जो आज आप लोगों को 17वें से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों जो लास्ट मैंने वीडियो में लगभग 16 नियम बताए थे, उसका जो लास्ट पॉइंट था उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि बच्चा जब सीखता है या जब विद्यालय में सीखने के लिए आता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सीखता है। और टीचर भी जो होता है, जो उसके करिकुलम का निर्माण करता है, जो सिलेबस का निर्माण करता है या जो कलेवा उसके पाठ्य पुस्तक में होते हैं, उसके मातृभाषा में ही कहीं ना कहीं निर्माण किए जाते हैं। उसके जो परीक्षाएँ लेने के लिए पेपर जो बनाए जाते हैं वो भी मातृभाषा में ही प्रयोग करके पूछे जाते हैं और वो सहज स्वाभाविक तरीके से सरल रूप से उसका देने का प्रयास भी करता है, क्योंकि उसका जो प्रयोग रहता है वो मातृभाषा में ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए वो समझ करके उसका पूरा का पूरा वो उत्तर देने का प्रयास करता है। उसके बाद जो कहीं ना कहीं सीखता है वो खेल के मैदानों से सीखता है। तो बच्चा जब जाता है वहाँ खेल के मैदान तो तमाम प्रकार के बच्चे मिलते हैं, वहाँ एक लीडरशिप की भावना वहाँ उसकी डेवलपमेंट होती है, जिसमें भाषाई विकास कहीं ना कहीं होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि घर परिवार, आप देखे होंगे कि परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी के भी लोग आते रहते हैं। तो बच्चे का कम्युनिकेशन जब वहाँ पे होता है तो कहीं ना कहीं भाषा का विकास या अधिगम वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चा कम्युनिकेट जब करता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट उसका, भाषा का विकास उसका होता है। ठीक, उसके बाद जो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्यालय का रोल आता है। अब आप लोग देखे होंगे कि कहीं ना कहीं अगर भाषा का एक टीचर ये मान के चले कि सिर्फ मैं ही भाषा का डेवलपमेंट बच्चे का सबसे ज़्यादा करवाता हूँ तो ये गलत होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए कि बिल्कुल लास्ट में मैंने विद्यालय का रोल बताया, क्योंकि आप चाम्स्की, वाइगोत्स्की महोदय, पियाजे या फिर बहुत सारे ऐसे भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया है कि विद्यालय का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य भी चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अदा करती हैं, क्योंकि समाज भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बच्चे का घर परिवार भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वो जहाँ वो खेलता कूदता है, समुदाय, समाज या फिर कह लीजिए कि जिस वातावरण में वो रहता है, जिस परिवेश में वो रहता है, वो वहाँ से भी कहीं ना कहीं वो भाषा का अर्जन या भाषा का अधिगम कहीं ना कहीं करता है, तो वहाँ से भी भाषाओं को सीखता है। ठीक, इसके पहले मैंने इतना आप लोगों को बताया था। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट का। तो देखिए आकलन, जब हम कहीं ना कहीं बच्चे को भाषा का सिखा लेते हैं तो किस प्रकार से एक टीचर आकलन करता है, उसका निरीक्षण किस प्रकार से करता है, परीक्षण किस प्रकार से करता है, उपचार और निदान, जब समस्याएं आती हैं तो उसका उपचार और निदान कैसे करता है, उसको कह लीजिए कि मेजरमेंट कैसे करता है और इवेल्युएशन कैसे करता है। देखिए जिस प्रकार से एक कहीं ना कहीं जो डॉक्टर होता है, सपोज करिए, एक मैं उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट करूंगा ये पॉइंट पूरा। अब सपोज करिए कि रास्ते पे एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट के पश्चात हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है कि किस रूम में डॉक्टर बैठता है, और वहाँ जाकर के हम आनन फानन में पूछते हैं जो वहाँ का गार्ड रहता है या वहाँ के जो नर्स डिपार्टमेंट जो रहते हैं उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, किस रूम में बैठते हैं ना। तो पहले वो क्या करता है, जो वहाँ का नर्स है, गार्ड है, वो क्या करता है, ऊपरी रूप से पूछता है पहले कि जाँच करता है एक प्रकार से कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं, उसको देखता है, अरे बहुत ब्लड निकल रहा है। जो एक सरसरी निगाह में देख करके वो क्या कर रहा है, वो एक प्रकार से आकलन कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, और वो देख करके बताता है आप जल्दी जाइए, रूम नंबर 24 में डॉक्टर साहब बैठते हैं, है कि नहीं। तो उसने क्या किया, रूम नंबर 24 में आपको भेज दिया। फिर उसके बाद आप पहुँचते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है, बच्चे पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता रहता है तो वो भी घबराया रहता है, उसको शांत करने के लिए पूछता है कैसे चोट लगा, बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं है, थोड़ा आँख निकाल के दिखाओ, जीभ दिखाओ थोड़ा, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा चोट नहीं लेगे, ठीक हो जाओगे। कहीं ना कहीं वो क्या करता है, एक तरीके का निरीक्षण करता है, वो पूरी चीज़ें वो देखता है कि चोट कहाँ से लगा है, कैसे पैर उठाओ, हाथ उठाओ, ऐसे मुड़ो, ऐसे मुड़ो, तमाम प्रकार के हाथे या शारीरिक जो चीज़ें होती हैं वो करवाता है। वो एक तरीके से क्या कर रहा है, डॉक्टर निरीक्षण कर रहा है उस पेशेंट का। निरीक्षण करने के पश्चात कहीं ना कहीं जब उसको समझ में नहीं आता है तो क्या करता है, वो पहले ब्लड टेस्ट कराता है, तमाम प्रकार के ब्लड टेस्ट आपको लिख देता है कि ये फलाना ये ब्लड टेस्ट आप करा लीजिए। ठीक, तो जब ब्लड टेस्ट कराता है
तो उसको कहीं ना कहीं मेन जो समस्या होती है उस समस्या का पता चलता है ना। टेस्ट के बाद ही कहीं ना कहीं पता चलता है उसको ना। यहाँ पे उस समस्या का क्या हो रहा है, पता चल रहा है। उपचार जो होता है वहाँ पे समस्याएं जो होती हैं बच्चे की, वो क्या होता है, वहाँ पे उसकी समस्या का पता चलता है। जब समस्या वो जान जाता है कि ये बीमारी है या ये चीज़ें उसको है, तो वो क्या करता है, उसी अनुसार उसको वो दवा चलाता है, तब निदान कहीं ना कहीं होता है। ठीक, तो पहले यहाँ पे क्या हुआ, समस्या का इस टेस्ट के द्वारा समस्या का पता चला, समस्या के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, डॉक्टर ने दवा स्टार्ट की, प्रारंभ की। फिर उसके बाद जब वो प्रारंभ कर देता है, कुछ समय पश्चात मान लीजिए कि उस परिजन के घर से आता है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, उसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, परिजन पूछते हैं। तो वो जो डॉक्टर रहता है वो कहता है कि आपका जो बच्चा है वो 70 से 80% ठीक हो चुका है। उसने क्या किया, मेजर कर दिया, मेजरमेंट कर दिया, वहीं पे माप दिया, मापन किया उस बच्चे का कि 70% 80% जो बच्चा है वो ठीक हो चुका है। कुछ दिन और रखेंगे, बाकी उसके पश्चात हम उसको छोड़ देंगे। लास्ट दिन जब आता है, फिर उसके बाद वो देखता है पूरा, कहता है हाँ ठीक हो, अब देखो पूरा पहले जैसे खेलने कूदने लायक हो गए हो तुम, तुम्हारा जो चोट था वो भी सही हो गया है, अब तुमको छुट्टी दे देते हैं ना, फिट हो, फाइन हो, जाके खेल सकते हो तुम। तो उसने क्या किया, मूल्यांकन किया, पूरी चीज़ें देख करके वो मूल्यांकन कर दिया। जिस प्रकार से डॉक्टर ये पूरी क्रियाकलाप करके समस्या का निदान करता है, ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं टीचर को भी इस भूमिका, इसमें कह लीजिए कि भूमिका निर्वहन करना पड़ता है। बच्चे का पहले वो क्या करता है, असेसमेंट करता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, निरीक्षण करता है कि बच्चे को सीखने में कहाँ समस्याएं हैं, अरे क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं सीख रहा है। तब उसको क्या करता है, जो पढ़ाता है सिखाता है उसका वो टेस्ट लेता है। टेस्ट लेने के बाद जो समस्याएं पता चलती हैं कि बच्चे को दिक्कत कहाँ है, आखिर चुनौतियाँ क्या आ रही हैं, फिर उसके बाद उसी के अनुसार वो कार्य करता है। तब उसके अनुसार वो अपना पढ़ाने की पूरी प्रोग्रामिंग बनाता है, पाठ को नियोजित करता है, सही ढंग से प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के पश्चात उस बच्चे का आयु देखता है, स्तर देखता है, सारी चीज़ें, उसकी रुचि किस में है, सीखने की जो क्षमताएं क्या है बच्चे की, किस कक्षा का है वो, क्या सारी चीज़ें वो क्या करता है, वो देखता है। देखने के बाद उसको पढ़ाता सिखाता है, फिर उसके बाद उसका टेस्ट लेकर के तब यहाँ पे मेजरमेंट करता है और लास्ट में उसको श्रेणीबद्ध करता है। बच्चा फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, थर्ड क्लास का है, इस प्रकार से उसका मूल्यांकन करता है। ठीक, तो उसी के बाद मैंने ये लिया है पॉइंट आयु, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से एक टीचर ऐसा होता है जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है ना, पसंदीदा होते हैं टीचर एक दो, और वो एक ही दो ऐसे टीचर क्यों हैं जो पसंदीदा हैं ना, वो इसलिए हैं क्योंकि जो टीचिंग कर रहा है वो टीचर, वो बच्चों को किसको ध्यान में रख के कर रहा है, उसके आयु को, एज को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहा है, उसके कक्षा के वर्ग को ध्यान में रख के कर रहा है। किस कक्षा का है वो, कक्षा 8 को पढ़ा रहे हैं कि 7 को पढ़ा रहे हैं कि 6 को पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे का स्तर क्या है, लेवल क्या है जिसको हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं, उसको ध्यान में रख करके अपने वो टीचिंग करता है। उसकी योग्यता क्या है, सीखने की उसकी क्षमता क्या है, सामर्थ्य क्या है उसका, वो किस गति से सीख रहा है ना। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक कहीं ना कहीं सही ढंग से हम टीचिंग नहीं कर पाएंगे। बच्चे को हम पता चला कि ऐसे लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं ना, लेक्चर हमारा चल रहा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर बच्चा समझ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए लेक्चर मेथड नहीं होता है, वो तो बड़े बच्चों के लिए होता है। तो हमको ये समझना होगा कि बच्चे का क्या सामर्थ्य है, क्या योग्यता है, क्या कक्षा वर्ग है उसका, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिखाएं। उसको खेल विधि से सिखाएंगे, उसको नए तरीके से सिखाएंगे, नए मेथड से प्रयोग करके सिखाएंगे, नए शिक्षण सूत्रों की सहायता से सिखाएंगे, नई विधियों से सिखाएंगे, तब ना वो सीखेगा बच्चा। तो हम ये प्रयास करते हैं तो उसके योग्यता और सामर्थ्य रुचि के अनुसार सिखाएं। उसकी आखिर रुचि किस में है, हो सकता है मेरे विषय में उसकी रुचि ना हो, मन ही न लगता हो ना, तो हमारा जो कहीं ना कहीं उद्देश्य है वो बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। हम बच्चे का ये मान के चलते हैं कि बच्चे को हमको क्या बनाना है, प्रतिभाशाली बनाना है कि नहीं। तो जब तक हम उसके रुचि को नहीं देखेंगे तब तक नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उसके रुचि के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम टीचिंग करते हैं, उसके एप्टीट्यूड को देखते हैं, एटीट्यूड को देखते हैं, उसकी क्षमता क्या है, उसकी अभिक्षमता क्या है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं जब हम पढ़ाते हैं सिखाते हैं तब बच्चा सही ढंग से सीखता है और वो भाषा का विकास कहीं ना कहीं करता है। ठीक, उसके बाद है प्रतिभा या प्रतिभावान, प्रतिभाशाली। यहाँ पे देखिए
कोई भी जब गार्जियन होते हैं या फिर कह लीजिए कि छात्र के माता पिता जो होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये रहता है, जब विद्यालय भेजते हैं तो कहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं अच्छे अंक से पास हो। और दूसरा जो उनका उद्देश्य होता है वो ये होता है कि अच्छे अंकों के साथ साथ हम बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। और बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब बच्चे का सही ढंग से भाषा का अधिगम हो और भाषा का विकास हो और कम्युनिकेशन जो सिस्टम हो सही ढंग से कर सके, उसका स्किल डेवलपमेंट हो, तभी बच्चा कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सीख सकता है ना। तो हमारा एक भाषा लैंग्वेज टीचर होने के नाते ये भी मुख्य उद्देश्य ये बनता है कि हम बच्चे का कम से कम सर्वांगीण विकास करें और उसके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ या को एक्टिविटीज़ कराएं जिससे वो प्रतिभाशाली बन सके, है कि नहीं। जब प्रतिभाशाली ही हमको बच्चा को बनाना है, और उसके लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे में सौंदर्यात्मक बोधता का विकास हो, स्पष्टता का विकास हो ना, मूल मंतव्यों का विकास हो। और ये सौंदर्य बोधता का तभी विकास हो सकता है जब बच्चे को हम कहीं ना कहीं नाटक में संवाद कराएं, या फिर कह लीजिए कि हम उसको आत्मकथा सिखाएं, या फिर कह लीजिए कि हम बच्चे को जीवनी सिखाएं या जीवनी के माध्यम से सिखाएं, या फिर कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके माध्यम से अगर बच्चों को हम सिखाते हैं, बताते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं ज़्यादा सीखता है, ठीक है, और वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में आता है। क्योंकि इन बच्चों में सीखने की जो तत्परता होती है, जो जिज्ञासा होती है, जो क्षमता होती है, वो बहुत अधिक होती है। क्योंकि इन्हीं बच्चों को हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो आईक्यू होती है, जो बुद्धि लब्धि होती है, वो लगभग 140 के ऊपर ही होती है। ये एक बार में किसी बातों को अपने अंदर बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं किसी बातों को। तो हमको इनके रुचि और सामर्थ्य को ध्यान में रख करके कहीं अगर सिखाते हैं, तब बच्चा कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सीखता है ना। और हम नाटक, उपन्यास या फिर कहानियाँ, बहुत ऐसे माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, तो हम उसको तमाम जो हमारे सौंदर्यात्मक बोध होते हैं, जिसमें नाटक आता है, उपन्यास आता है, कहानी आती है, हम आत्मकथा आता है, डायरी का भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी बच्चों को जब सिखाएंगे तब उनके प्रतिभा का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो सकता है, तब उनके भाषा का विकास कहीं ना कहीं हो पाता है यहाँ पे, है कि नहीं। अगर आपसे पूछता है कि प्रश्न अगर यहाँ पे बनता है कि निम्नलिखित में से जो कह लीजिए कि मौलिकता, यथार्थता या स्पष्टता का भाव होता है, तो वो बालक इनमें से कौन से होते हैं, या इनमें से बालक कौन सा होगा। तो जिन बच्चों में स्पष्टता होगी ना, या फिर मौलिकता का भाव होगा, या फिर कह लीजिए कि यथार्थता होगी, वो बच्चे किस कैटेगरी में आएंगे, वो प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर प्रतिभाशाली ऑप्शन में नहीं रहता है ना, जिसमें ऑप्शन में आपको दे दिया कि अगर मान लीजिए पूछ दिया कि इनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनमें स्पष्टता है, यथार्थता है, निम्न में से नाम बताइए ना, और ऑप्शन दे दिया आपको प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, रचनात्मक, मंदबुद्धि या पिछड़े बालक, ऐसे नाम दे दिया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा, जिनमें क्या होती है, किसी भी विषय के प्रति स्पष्टता होती है ना, या फिर सौंदर्य बोध होता है उनके अंतर्गत, जो क्योंकि वो नाटक, आत्मकथा का सब कुछ को अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं ना, उनका अपनी एक अभिव्यक्ति होती है जिसको वो स्पष्ट करते हैं ना, तो वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा। और मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि सौंदर्य बोध नहीं, हटा देते हैं, उसमें सौंदर्य बोध न हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, अस्पष्टता हो, यथार्थता हो, नवीनीकरण जो सीखता हो, अगर वहाँ पे ऑप्शन हो कि उसमें क्या है, सृजनशील बालक है, रचनात्मक बालक है, पिछड़े बालक है, मंदबुद्धि बालक है, तो सदैव आपका आंसर क्या होगा, सृजनशील बालक होंगे, क्योंकि इनमें क्या होती है, चिंतन क्षमता अधिक होती है। ये किसी भी तथ्यों पे तर्क वितर्क करने की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है इन बच्चों में, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका सृजन या सृजनात्मकता या सृजनशील बालक भी हम कहते हैं, क्योंकि ऐसे जो बालक होते हैं इनमें आप देखे होंगे कि किसी भी नए चीज़ों का निर्माण करने की जो
प्रबल क्षमता पाई जाती है इनमें। ऐसे जो बच्चे होते हैं किसी भी, जैसे अगर मैं कहूँ कि जो आज के परिवेश में जो बहुत सारे ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन पे बहुत सारी नई कविताएं करना या नए गाने का निर्माण कर देना या फिर नए कुछ ऐसे चीज़ों को खोज करके निकालना ना, तो ऐसी जो तत्परता पाई जाती है वो सृजनात्मक बालक के अंतर्गत पाई जाती है। क्योंकि ये जो बालक होते हैं वो कुछ हट के अलग सोचते हैं, अलग कुछ एक्टिविटी करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, निर्माण करते हैं हर एक चीज़ों का। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो सृजनात्मक के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि चिंतन स्तर, तार्किक स्तर बहुत उच्च पाया जाता है। तर्क वितर्क करने की क्षमता इनमें, इनके अंतर बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि तर्क वितर्क का चिंतन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनमें बहुत ऊपरी स्तर का करते हैं, इसलिए वो इनके अंतर्गत नहीं आ पाते हैं। क्योंकि ये जो सोचते हैं बहुत ब्रॉड स्तर पे सोचते हैं, इनकी जो चिंतन क्षमता होती है बहुत उच्च होती है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर की सोचते हैं, वो नियमबद्ध सिद्धांतबद्ध कहीं ना कहीं सोचते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये चिंतनशील इनकी बहुत उग्र टाइप की होती है, बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी किसी चीज़ पे, निर्णय पे पहुंचते हैं और बहुत शीघ्रता के साथ ही किसी कार्य को संपन्न करते हैं। रचना या रचनात्मक या रचनाशील बालक, ठीक है। अगर हम किसी बच्चे को एक भाषा लैंग्वेज होने, टीचर होने के नाते अगर किसी बच्चे को हम अगर प्रतिभाशाली या प्रतिभावान नहीं बना पाते हैं, तो सृजनशील उद्देश्य होना चाहिए, कम से कम उसको सृजनशील बनाएं, उनके अंतर्गत ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट करें जिससे बच्चा कहीं ना कहीं नई चीज़ों को निर्मित कर सके, चिंतन क्षमता का डेवलपमेंट हो सके, जिसमें उनके भाषा का विकास हो सके ना, ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं हम करें। फिर अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम रचनात्मक बालक का निर्माण हम कर सकें। रचनात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनमें आप देखे होंगे कि रचना करने की चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं। आप देखे होंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक कविता दिया हुआ है ना, या गाना ही दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक गाना है पति पतावन सीताराम ना, तो अगर उसमें बच्चा है, रचनात्मक तरीके का बालक है अगर, तो पति पतावन सीताराम, जेल के अंदर आसाराम, कहीं ना कहीं ऐसे जो शब्द जोड़ रहे हैं वो क्या है, उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति है। वो रचना उनके अंतर्गत आती है, जो कि उन्होंने गाने के अंदर क्या किया, अपने से कुछ शब्द डाल दिए, अपने से कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ रहे हैं जिससे एक नए गाने का निर्माण हो जा रहा है। या कोई कविता ही है आपकी किताबों में से, यहाँ से जोड़ लिए, वहाँ से जोड़ लिए, या वहाँ से शब्द ले लिए, यहाँ से शब्द ले लिए और लेकर के एक अपना नया कविता बना लेते हैं। तो ऐसी जो क्षमता डेवलपमेंट होती है वो रचनात्मक या रचनाशील बालकों के अंदर डेवलपमेंट होती है ना। हर एक चीज़ों को तोड़ मोड़ के, जोड़ जाड़ के एक नई चीज़, अपने से नई चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रचनात्मक बालक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का प्रयोग। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब आप कहीं ना कहीं आपकी जो इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जब आप 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का प्रयोग एक ही जगह पे करते हो, एक ही समय पे, अगर एक ही जगह पे आप कंसंट्रेट किसी कार्य को करते हो, तो ज़्यादा कहीं ना कहीं आप सीखते हैं, ज़्यादा कहीं ना कहीं आप एक्टिव होकर के उस कार्य को करते हैं। जैसे अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को बताऊँ कि मान लीजिए आप CTET का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, और आपके सेंटर पे ही बगल में मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर मान लीजिए किसी का टायर ब्रस्ट हो गया, या फिर मान लीजिए कि कोई मान लीजिए भीड़ भाड़ है, एक्सीडेंट है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, ध्वनि है, लेकिन फिर भी आपका जो ध्यान होता है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, आपका वो 150 मिनट पे ही टिका रहता है, या 150 क्वेश्चन पे ही कंसंट्रेट रहता है। आप जो सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, आप उसी 150 क्वेश्चन पे ही केंद्रित करते हैं, आप उधर ध्यान आपका नहीं जाता है। जब तक कि आपका पेपर नहीं बीत जाता है, आप उन चीज़ों पे, उन घटनाओं पे कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। उस समय आप भूल जाते हैं कि हमारे परिवार में कौन है, हमारे वातावरण में कौन है, इस कक्षा में कौन है, ये तक भी आप भूल जाते हैं। पूरा का पूरा आप अपने ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को एकत्रित करके आप अपने कहीं ना कहीं आप ओमार सीट पे या बुकलेट पे ही ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। तो यही कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक आप इंद्रियों का प्रयोग किसी एक ही विषय वस्तु पे कहीं ना कहीं आप करते हैं, उपयोग करते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करते हैं ना, तो वो कार्य बहुत आसानी पूर्वक होता है और अधिगम कहीं ना कहीं आपका सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर, और कहीं ना कहीं आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। आप अपने भाषा का विकास वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है जब कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक इंद्रियाँ आपकी एक साथ कार्य करती हैं। ठीक है।
तो आई होप आज आपका जो ये 6 पॉइंट मैंने लिया था, तो यहाँ से लगभग आपका जो आकलन से संबंधित, क्योंकि मूल्यांकन और मापन से प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, या फिर कह लीजिए कि इन कोई भी शब्द जब जहाँ पे ये शब्द आ जाए तो आप ये समझिएगा कि इस पॉइंट से कहीं ना कहीं एक प्रश्न बनता है। और आपका यहाँ से प्रतिभावान या प्रतिभाशाली से भी एक प्रश्न बनता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं शब्द है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ऐसी चीज़ें पूछती हैं कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रतिभा या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, या फिर निम्नलिखित में से क्या चीज़ें सबसे उपयुक्त है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रतिभावान, फिर उसके बाद सृजनात्मक, फिर रचनात्मक। कहीं ना कहीं एक टीचर होने के नाते आप सर्वथा ये ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ें हम करते हैं जिसकी वजह से, या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसकी वजह से बच्चे का भाषा का विकास हो सकता है, और क्या चीज़ें हमें नहीं करानी चाहिए या फिर किस कक्षाओं के लिए करानी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि आप जब भी कहीं ना कहीं एक भाषा टीचर होने के नाते प्रयोग कराते हैं, तो आप देखिए ये चीज़ें कराने से बचते हैं कि हम बच्चों को रटवाने या कर लीजिए कंठस्थ कराने की बात आती है, उससे हम कहीं ना कहीं बचते हैं। या फिर ग्रुप जो डिस्कशन है, हम वहाँ पे प्राथमिक स्तर के बच्चों को नहीं कराते हैं, हम थोड़े ऊंचे बच्चों के, जैसे 6 से 8 तक के बच्चे हैं, हम उनमें ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर वही उपयोगी नहीं होगा, तो हम उसको कराने से बचते हैं। हम ऐसे एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे बच्चे का क्या हो, संपूर्ण ओवरऑल डेवलपमेंट हो, प्रतिभाशाली हो, सृजनशील हो, रचनात्मक हो। हम ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे कहीं ना कहीं बच्चे का सर्वाधिक भाषा का विकास हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को जितना पॉइंट था अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और लगभग 30 पॉइंट है, तो उतना ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को यहीं पे पूरी व्याख्या के साथ, ये आंसर क्यों सही है तो क्यों सही है, फिर उसके बाद बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं सही है, उसका पूरा विस्तार पूर्वक कहीं ना कहीं व्याख्या करेंगे। तो ये जो आपका पेडागोजी है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही।